नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। घने कोहरे के कारण शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर पश्चिम बंगाल के तहेड़पुर हेलीपैड पर उतर नहीं सका। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर कुछ देर तक हेलीपैड के ऊपर मंडराता रहा, लेकिन विजिबिलिटी कम होने की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा। इसके बाद पीएम का हेलीकॉप्टर कोलकाता एयरपोर्ट पर लौट गया। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान वो नेशनल हाईवे से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब राज्य में एसआईआर को लेकर सियासी तनाव बढ़ा हुआ है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद ये पीएम मोदी का बंगाल का पहला दौरा है। पिछले 5 महीनों में ये उनका तीसरा बंगाल दौरा होगा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पीएम मोदी अपनी रैली में मतुआ समुदाय की चिंताओं पर भी बात कर सकते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज फिर तनाव का माहौल है। मारे गए कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की अंतिम नमाज और जनाजे की तैयारियों के चलते सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हादी की अंतिम नमाज आज दोपहर 2 बजे के बाद संसद भवन के साउथ प्लाजा में होगी, जिसमें अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भी शामिल होंगे। इस दौरान ढाका में सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। कई प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया गया है ताकि आम लोगों और भावनात्मक रूप से उग्र समर्थकों के बीच टकराव न हो। बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने के आरोप में भीड़ ने गुरुवार को एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। इसे लेकर भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भारत सरकार से संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया और इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया। कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। प्रियंका गांधी का कहना है कि पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही कांग्रेस सांसद ने भारत सरकार से बांग्लादेश सरकार के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाने की बात कही है। बता दें, बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालुका में धर्म का अपमान करने के आरोप में भीड़ ने एक हिंदू युवक को पीट कर मार डालने के बाद उसके शव को एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बयान जारी कर कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून अपना काम करेगा। ये मामला सामने आने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं भारत में भी इस घटना पर चिंता जताई गई है। इंकलाब मंच के उभरते नेता शरीफ उस्मान हादी के पार्थिव शरीर के देश के लौटने के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने उनकी हत्या की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वोल्कर टर्क ने कहा कि हिंसा, बदलाव और प्रतिशोध से हालात और बिगड़ेंगे और समाज में दरार और गहरी होगी। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र देते समय एक महिला मुस्लिम डॉक्टर के चेहरे से नकाब हटा दिया। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी शिकायत में लिखा कि ये घटना मुस्लिम समाज, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अपमानजनक और मानसिक पीड़ा देने वाली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शनिवार सुबह जहरीली स्मॉग की मोटी परत में ढकी नजर आई। प्रदूषण के कारण लोगों को सांसें लेने में दिक्कत हुई और दृश्यता यानी विजिबिलिटी भी काफी कम रही। सुबह करीब 7 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 380 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में हालात इससे भी ज्यादा गंभीर रहे और AQI गंभीर स्तर तक पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक सराय काले खां में AQI 428, अक्षरधाम में 420, आनंद विहार में 428, ITO इलाके में 429, अशोक विहार में 407, राव तुलाराम मार्ग पर 403 दर्ज किया गया। इन इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक मानी जा रही है। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। लोगों को मास्क पहनने और जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलने की हिदायत दी है।
महाराष्ट्र में शनिवार सुबह नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य के 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा इन स्थानीय निकायों में खाली पड़े 143 सदस्य पदों के लिए भी मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नतीजों की गिनती 21 दिसंबर को की जाएगी। मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू होगी। पहले चरण में 263 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मतदान हो चुका है। कई जगहों पर अध्यक्ष और सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कई क्षेत्रों में सत्तारूढ़ गठबंधन के दल बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी आपस में ही आमने सामने है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच भी सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। कुछ जगहों पर गठबंधन के अंदर दोस्ताना मुकाबले भी हो रहे हैं। असम के होजाई जिले में शनिवार तड़के एक दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसमें सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ने हाथियों के एक झुंड को टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 हाथियों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। टक्कर के कारण ट्रेन का इंजन और 5 कोच पटरी से उतर गए, लेकिन यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। इस घटना ने एक बार फिर इस सवाल को उठाया है कि असम में हाथियों के लगातार तमाम हादसों में मौत हो रही है या फिर वो शिकारियों का शिकार बन रहे हैं, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नदारद है। पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट पर आज तक सरकार ने कितना काम किया है, इसकी जवाबदेही किस पर है? अमेरिका के न्याय विभाग ने जेफरी एप्स्टीन मामले से जुड़े दस्तावेजों की पहली खेप जारी कर दी। इन फाइलों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तस्वीरें प्रमुख रूप से सामने आई हैं। जारी दस्तावेजों में क्लिंटन की कई तस्वीरें हैं, जिनमें से वो एक निजी विमान, स्विमिंग पूल और हॉट टब में दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में कुछ लोगों के चेहरे ढके हुए हैं और ये स्पष्ट नहीं है कि तस्वीरें कब और कहां ली गई थीं। बिल क्लिंटन का नाम पहले भी एप्स्टीन और उसके करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल के साथ संबंधों को लेकर चर्चा में रहा। हालांकि क्लिंटन पर एप्स्टीन मामले में किसी तरह के अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। उनके प्रवक्ता ने कहा है, इन पुरानी तस्वीरों को जारी कर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। इन खुलासों के बाद रिपब्लिकन पार्टी ने फिर से बिल क्लिंटन पर निशाना साधा है। अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी ने बिल और हिलेरी क्लिंटन को पूछताछ के लिए बुलाने की मांग की है। वहीं व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर मामले को और चर्चा में ला दिया है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अमेरिकी राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में और दस्तावेज सामने आने की संभावना जताई जा रही है। एप्स्टीन फाइल्स में एप्स्टीन कई मशहूर हस्तियों के साथ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के अलावा मशहूर गायक माइकल जैक्सन और मिक जैगर जैसे नाम भी नजर आते हैं। इससे पहले कांग्रेस द्वारा जारी की गई कुछ तस्वीरों में ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार प्रिंस एंड्रयू, अभिनेता केविन स्पेसी और कॉमेडियन क्रिस टकर भी एप्स्टीन के साथ देखे गए थे। हालांकि न्याय विभाग और मीडिया ने साफ किया है कि किसी का नाम या तस्वीर इन फाइलों में होना किसी अपराध का सबूत नहीं है। जिन लोगों के नाम पहले भी सामने आए हैं, उनमें से कई ने एप्स्टीन के अपराधों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया। ये दस्तावेज एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी किए गए हैं। इस कानून के मुताबिक एप्स्टीन की जांच और मुकदमे से जुड़े सभी गैर गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करना जरूरी है। गौरतलब है कि जेफरी एप्स्टीन की साल 2019 में जेल में मौत हो गई थी। वो नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों का सामना कर रहा था और मुकदमे का इंतजार कर रहा था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर रूस से इज्जत के साथ पेश आया जाए तो यूक्रेन के बाद कोई और युद्ध नहीं होगा। साथ ही उन्होंने दावों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया कि रूस यूरोपीय देशों पर हमला करने की योजना बना रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि पाकिस्तान ने गजा में प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए सैनिक भेजने की पेशकश की। यह पेशकश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के तहत की गई है, जिसका मकसद संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में शांति बहाल करना है। पाकिस्तान की भागीदारी पर पूछे गए सवाल के जवाब में रूबियो ने कहा, हम पाकिस्तान की इस पेशकश के लिए आभारी हैं, या कम से कम इस बात के लिए कि उसने इसमें शामिल होने पर विचार करने की पेशकश की। मुझे लगता है कि किसी से की प्रतिबद्धता मांगने से पहले हमें उन्हें कुछ और जवाब देने होंगे। इस बीच पाकिस्तान ने कहा कि उसने अभी तक गजा के लिए प्रस्तावित ISF में सैनिक भेजने का कोई फैसला नहीं किया है। पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहरा दिया है।
अदालत ने दोनों को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई है। ये मामला सरकारी तोहफों में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। आरोप है कि साल 2021 में सऊदी अरब सरकार से मिले महंगे तोहफों को नियमों के खिलाफ अपने पास रखा गया और सही जानकारी नहीं दी गई। इमरान खान पहले से ही जेल में बंद हैं। इस फैसले को पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि उसकी सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट IS के खिलाफ बड़ा सैन्य हमला किया है। ये कार्रवाई वहां तैनात अमेरिकी बलों पर हुए एक घातक हमले के जवाब में की गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया कि ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक का मकसद IS के लड़ाकों, उनके ढांचे और हथियारों के ठिकानों को नष्ट करना था। इस हमले में लड़ाकू विमान, हमला करने वाला हेलीकॉप्टर और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था। मध्य सीरिया में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि उसके इस हमले में जॉर्डन के विमान भी शामिल थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.